गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 3 क्लास 9th का नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पर आगे चर्चा करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि प्रथम दूसरे विश्व युद्ध के हार के डर से एक जाने माने डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, उसके बाद उसमें पहले चर्चा हमने की थी पहले विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी को हर जाने के तौर पर क्या क्या देना पड़ता था और वो कैसे अपमान खुद को इससे अपमानजनक समझने लगे। आइए आगे चर्चा करते हुए इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। अपमानजनक जीवन जीने के कारण जर्मनी ने वहाँ पर विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लग गए थे। बहुत से शहरों में मजदूरों और नाविकों की छोटी छोटी सोवियतें बना दी गई या बन गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के बारे में जो था वो आवाज़ें ज़्यादा जोर पकड़ने लग गई। इसलिए जर्मनी में समाजवादियों के डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने इकट्ठा होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था कर ली या बना दी। आखिर में वाइमर गणराज्य ने अपने पुराने सैनिकों की मदद से फ्री कोर नामक संगठन की मदद से भी इस जो विद्रोह हो रहा था इसको कुचल दिया और एक नए पूरे घटनाक्रम ने एक नए जर्मनी में एक साम्यवादी पार्टी की नींव डाल दी। इसके बाद समाजवादी और साम्यवादी गुट दोनों गुट एक दूसरे के दुश्मन हो गए और कभी भी हिटलर के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल संसाधनों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। रेडिकल समाधानों के लिए जो समाधान थी एक बदलाव, रेडिकल का मतलब बदलाव के लिए आवाज़ उठाने लगी। राजनीतिक रेडिकल विचारकों को 1923 के आर्थिक संकट से भी बल मिला। 1923 में आर्थिक संकट है, पहले विश्व युद्ध के बाद जो हार के तौर पर उन्हें हर जाने के तौर पर जो देना पड़ रहा था उससे वहाँ पर आर्थिक संकट और गहरा गया। इसलिए वहाँ पर जो राजनीतिक विचार थे वाले वैद्य थे उनको भी इसका साथ मिला। जर्मनी ने पहला जो युद्ध था वो विश्व युद्ध था जो बहुत कर्जा लेकर लड़ा और बाहर के बाद भी उसे बहुत हर्जाना देना पड़ा था। दोहरे बोझ के कारण जर्मनी का सारा पैसा ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया और 1923 में जर्मनी ने कर्जा चुकाने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस ने जर्मनी का कोयले का औद्योगिक क्षेत्र रूर अपने कब्जे में कर लिया। ये जर्मनी का सबसे ज़्यादा भंडार वाला इलाका था, कोयले का भंडार का। जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ बहुत प्रतिशोध के बड़े तौर पर कागजी मुद्रा की छपाई आरंभ कर दी और मुद्रा की कीमत भी दिनों दिन गिरने लग गई। एक महीने में जो एक कीमत अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 के पास थी वो लगभग पूरा साल ख़त्म होते होते अप्रैल में 24,000 थी तो लगभग दिसंबर में उसकी कीमत गिरकर लगभग 10 लाख के डॉलर के आसपास चली गई, 1 करोड़ के आसपास चली गई। जैसे जैसे दिसंबर में 1 करोड़ के आसपास डॉलर की कीमत की नीचे गिर गई और जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनका भाव आसमान को छूने लगा। हम देखते हैं कि जर्मन में पावर रोटी खरीदने के लिए भी लोग बैलगाड़ी में या किसी भी साधन में पैसे भर कर लेकर जाया करते थे और जर्मन पूरी दुनिया का सहानुभूति का केंद्र बन गया। इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने वहाँ पर एक योजना चलाई और उसको डाव्स का नाम दिया गया। जर्मनी की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जानों के साथ शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता ठीक रहा, लेकिन यह
स्थिरता रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में जो सुधार था वो अमेरिका से लिया गया कर्जों पर ही निर्भर था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट महामंदी आ गई थी, वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार गिर गया, तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात को बंद कर दिया गया। कीमतों में गिरावट को देखते देखते जो शेयर बेचने वाले थे वो उन्होंने शेयर धड़ाधड़ बेचने लग गए। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में लगभग 13.25 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह जो था ये आर्थिक मंदी की शुरुआत थी और अगले 3 सालों तक जो अमेरिका की आय थी वो केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात जा नहीं रहा था, किसानों की दशा भी खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा बाहर निकाल रहे थे। अर्थव्यवस्था में आई इस महामंदी का दुनिया भर में असर देखने को मिला। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वो जर्मनी पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोज़गार होते जा रहे थे या उनका वेतन काफ़ी कम हो गया था। बेरोज़गारों की जो संख्या थी वो लगभग 60 लाख तक पहुंच गई। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में देखे जाने लगे जो कोई भी काम करने को तैयार थे। फट्टी गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोज़गार नौजवान या तो ताश खेले पाए जाते या कहीं पे झुंड लगाए रहते या फिर सरकारी दफ्तरों के सामने बाहर लाइनों में खड़े हो जाते। जैसे जैसे रोज़गार ख़त्म होते जा रहे थे, युवा वर्ग में आपराधिक गतिविधियों शामिल होते जा रहे थे। चारों तरफ निराशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों को और बेचैनी में डाल दिया। जैसे जैसे मुद्रा का जो मूल्य होता है वो नीचे, $1 के मुकाबले नीचे चली जाना अवमूल्यन कहलाता है। ख़ास तौर से वेतनभोगी और जिनको पेंशन मिलती थी उनकी बचत भी कम होते जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यापारी और बेरोज़गार हो गए। खुदरा व्यापारियों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, समाजवाद का भय सता रहा था। उनको यही डर लगा रहा था कि वो भी एक दिन मज़दूर बन जाएंगे या हो सकता था कि उनके पास भी कोई काम ना हो। अब जो थे सिर्फ संगठित मज़दूर थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। लेकिन जो बेरोज़गार की बढ़ती हुई फौज को उनकी क्षमता को चोट पहुंचा रही थी और बड़े बड़े काम या व्यापार संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग उत्पादकों की कीमतों में गिरावट के कारण परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपना बच्चों का पेट पालने में असफल औरतों को दिल भी डूब रहा था। राजनीतिक स्तर पर वाइमर एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। कुछ भी ठीक नहीं था। इसकी वजह से गणराज्य पर ऐसे संकट थे कि वो कभी भी तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से कुछ एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस बार गठबंधन में जो सरकार आ रही थी, दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल और लागू करने का अधिकार, नागरिकों के अधिकार खत्म करने, अध्यादेश के जरिए शासन चलाने और छोटे से जीवन काल में वायुमंडल का 20 गणराज्य लगभग 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी जो औसत अवधि थी वो 240 दिन से ज़्यादा नहीं थी। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी इस्तेमाल हुआ और इनके बावजूद भी जर्मनी में संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया और उनके समाधान के लिए
कोई समाधान खोज नहीं पा रहा था। सर्वहारा कारण का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, देख कर समझ लेना। इसके बाद आता है हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को गहरे संकट में देख हिटलर के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जो था वो साफ हो गया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था जो थी वो बहुत गरीबी में थी। रोटी रोजी का कोई जरिया नहीं था। पहले विश्व युद्ध के कारण उसे अपना नाम फौज की भर्ती के लिए लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चों पर संदेशवाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का काम किया। कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे तगमे मेडल भी मिले। जर्मन की पराजय ने उसे हिला कर रख दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुस्सा वो वर्साय की संधि से हुआ। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स एक पार्टी की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने संगठन पर भी अपना नियंत्रण कर लिया और उसे नया नाम दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। इसे बाद में नाज़ी नाम से जाना जाने लग गया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर और बर्लिन पर चढ़ाई कर सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। इस काम में वह सफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा छोड़ दिया गया। नाज़ी जो खेमा था वो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींच नहीं पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन के रूप में आंदोलन ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद आपने देखा कि बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे खत्म हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे और लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपगंडे में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद के प्रोपगंडा का भी अर्थ दे रखा है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। राइक्सटाग के लिए चुनाव में जो थे वो कुल 2.5% वोट मिले, लेकिन 1932 तक आते आते वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जो था वो ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की कामना करता था। वर्साय संधि में नाइंसाफ़ी के बदला लेने और जर्मन समाज को खोई हुई पहचान वापस दिलाने का आश्वासन देता था, और वो उसने वादा किया था कि वह बेरोज़गार और रोज़गार जवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर की जो राजनीति थी वो एक नई शैली की राजनीति थी। वह लोगों को गोलबंद मतलब इकट्ठा करने के लिए और आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत को समझता था। हिटलर के प्रति लोगों में भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को एकता का भाव लाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी पार्टियां की और रैलियां की। उनका जो झंडा था वो झंडे पर लाल रंग का छपा हुआ था। नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट एक सारी शक्तियों का प्रदर्शन थी। इन प्रदर्शन प्रचार के कारण हिटलर एक देवता के तौर पर बन गया और एक रक्षक के तौर पर पेश किया जाने लगा, और तबाही से बचने के लिए एक अवतार का रूप दर्शाया गया। लोकतंत्र को ख़त्म करना। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना आरंभ कर दिया। फरवरी में जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया।
28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए ख़त्म कर दिया गया। वाइमर 28 फरवरी 1933 को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें अभिव्यक्ति, अखबार और सभा करने के लिए कोई आज़ादी नहीं थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को बहुत अच्छा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसके बाद हिटलर ने अपने शत्रु, दुश्मनों, कम्युनिस्टों पर निशाना बनाया। ज़्यादातर या तो कम्युनिस्ट रातों रात भाग गए या उनको कैंपों को बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का दमन जो किया गया, लगभग 5 लाख आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। लोगों को बची खुची 6800 फाइलों में से 1450 कम्युनिस्टों की फाइलें थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया बल्कि 52 किस्म के लोगों को अपने। इस लेसन में हमने पढ़ा कि अपमानजनक जीवन जीने के बाद जर्मनी में कैसे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो गया, उसको आर्थिक संकट घिर गई, उसको दबाने के लिए अमेरिका ने मदद की, लेकिन आर्थिक महामंदी के तौर पर वो मदद भी बंद हो गई। उसके बाद हिटलर का उदय होने लग गया था। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तब तक अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।